अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को मेरे यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद है। आज हम खुशगवार मौत जो कि एल्बर्ट कैमू की ये हैप्पी डेथ बुक का उर्दू तर्जुमा है, उसका 5वां बाब पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। मुझे एक कमरा किराए पर चाहिए, उसने जर्मन जुबान में कहा। क्लर्क डेस्क के पीछे चाबियां लटकी हुई थी। क्लर्क ने गौर से उस शख्स को देखा जो अभी अभी आया था। वो भूरी रंगत की बरसाती पहने हुए थे और अपनी गर्दन दूसरी तरफ मोड़े हुए था। जरूर जनाब, क्या एक रात के लिए चाहिए? नहीं, मुझे नहीं मालूम मैं कब तक ठहरूंगा। हमारे पास 3 किरायों के कमरे हैं, 18, 25 और 30 किरायों वाले। आपको कौन सा चाहिए? मरसा इस वक्त बेतौजीही से खिड़की के शीशे से बाहर प्राग की स्ट्रीट को देख रहा था। उसके दोनों हाथ उसकी पतलून की जेब में थे। आप कौन सा कमरा पसंद करेंगे सर? कोई सा भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लर्क ने एक चाबी रैक से निकाली और मरसा को दी। कमरा नंबर 12 सर। मरसा अब चौंका। किराया कितना है इसका? 30 क्राउन जनाब। अरे ये तो बहुत ज्यादा है, मुझे 18 क्राउन वाला कोई कमरा दे दो। बगैर कुछ बोले क्लर्क ने एक दूसरी चाबी उसको दे दी और उसके साथ लटके हुए नंबर प्लेट की तरफ इशारा किया। कमरा नंबर 34 सर। अपने कमरे में पहुंचकर मरसा ने अपना कोट उतारा, टाई की गिरह ढीली की और कमीज की आस्तीनें ऊपर को मोड़ ली। वो सिंक पर लगे हुए आईने की जानिब गया, अपने चेहरे का जायजा लिया। उसका चेहरा कदरे सांवला, सुर्खी माइल सांवला हो रहा था। कई दिनों की दाढ़ी भी बढ़ी गई थी, बाल बिखरे हुए थे और माथे और कनपट्टी पर लटक रहे थे। उसे आईने में अपना खदोखाल अच्छा नहीं लगा। फिर उसने कमरे का जायजा लिया। उसके वक्ती आराम और कयाम के लिए बस बहुत था, इससे ज्यादा कि उसको इस किराए में तवक्का भी नहीं थी। बाकी सामान को दरगुजर करते हुए उसने बिस्तर पर बची चादर को देखा, जो बहरहाल साफ सुथरी थी। उसने अपनी शेव का सामान वॉश बेसिन की रैक पर रखा। हाथ धोने के बाद वो खिड़की की तरफ आया, पर्दे सरकाए। ये होटल का पिछला हिस्सा था। नीचे एक अहाता था जिसके इतराफ में घरों की छोटी छोटी खिड़कियां नजर आ रही थी। अहाते में रस्सियां बंधी हुई थी जिन पर कपड़े सूखने के लिए लटके हुए थे। खिड़की से हटकर वो बिस्तर पर लेट गया और फौरन उससे एक गहरी नींद तारी हो गई। अचानक उसकी आंख खुली तो वो पसीने में शराबूर था। वो कमरे में इधर उधर बेमकसद चक्कर काटने लगा। एक सिगरेट सुलगा कर वो बिस्तर पर बैठ गया। उसके मुंह का मजा बदमजा हो रहा था, सोने की वजह से और सिगरेट पीने की वजह से। फिर भी वो अपनी इस तन्हाई में अकेलेपन की उदासी से एक अजीब तरह से लुत्फ अंदोज हो रहा था। हर मामले से दूरी, पर वो अपने बुखार को भी भूल गया। शको शुबा, शर्म, पछतावा, वो जैसे ख्यालात से वो अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहा था। वक्त उसके लिए किसी तालाब में रुके हुए पानी की तरह था। वक्त ठहर गया था। किसी ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला तो एक कदरे छोटी और सुर्ख बालों वाला शख्स उसके सामने खड़ा था। मरसा के सूटकेस अपने हाथ में पकड़े हुए वह झुका हुआ था। वो शख्स चिड़चिड़े मूड में था। गम और गुस्से में उसके मुंह से झाग निकल रही थी। मरसा को अपने बड़े सूटकेस का टूटा हैंड याद आ गया, जिसकी वजह से यकीनन उसको उठाने में इस हामल को मुश्किल होती होगी। वो इस बूढ़े हामल को तसल्ली देना चाहता था, मगर उसने समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। इससे पहले कि वो बोल पड़ा, इसके 14 क्राउन हुए। इतना ज्यादा कराया? खैर ये लो। मरसा ने रकम अदा की। कुछ तौकफ के बाद मरसा ने सोचा कि इस कमरे की घुटन से निकलकर बाहर जाना ज्यादा अच्छा रहेगा। उसने जल्दी से कपड़े तब्दील किए, एक सिगरेट सुलगाया और बाहर निकल गया। होटल से बाहर वो जिस स्ट्रीट पर आया, उसके अतराफ छोटे बड़े होटल, रेस्टोरेंट और कैफे थे। एक पतली सड़क पार कर कर जब वो दूसरी जानिब शहरा पर आया तो उसे प्राग शहर का टाउन हॉल दिखाई दिया। शाम के ढलने में टाउन हॉल की बिल्डिंग और साथ ही प्राग के पुराने चर्च की इमारत पर सुकून लग रही थी। अच्छे खासे लोग उस वक्त वहां मौजूद थे।
कुछ काम से वापस हो रहे थे, कुछ शाम को तफरीह और मटर गश्ती के लिए निकले हुए थे। जब भी कोई औरत उसके पास से गुजरती, वो उसको नजर भर कर देखता और दिल ही दिल में गुनगुनाता, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। फिर ये भी सोचता कि एक सेहतमंद दिल और दिमाग वाले शख्स को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस वक्त वो अपने बगैर शेव के चेहरे और बिखरे हुए और गैर इस्त्रीशुदा कपड़ों में अपने आप को अजीब सा महसूस कर रहा था। उसके अंदर वो खुद एतमादी पैदा नहीं हो रही थी, जो वो एक अच्छे सूट बूट में मलबूस होकर महसूस करता था। सूरज डूबने पर था, मगर उसकी तिरछी रोशनी अब भी गुंबद वाली बिल्डिंग पर चमक पैदा कर रही थी। वो बगैर किसी शऊरी ख्याल के चर्च के अंदर चला गया और एक इबादत करने वाले बेंच पर बैठ गया। चर्च में एक मखसूस खुशबू फैली हुई थी, बरसा बरसी पुरानी चर्च की खुशबू तकद्दुस से भरी हुई थी। चर्च के अंदरूनी दीवारों पर मुकद्दस फरिश्तों, बीबी मरियम और यस्सु मसीह की शुबा और मुजस्मे एक पुरस्रार कैफियत पैदा कर रहे थे। हर सू सुकून ही सुकून था। इतनी खामोशी के दिल धड़कने की सदा सुनाई दे रही थी। वो इस सहर अंगेज फिजा से घबरा कर बाहर आ गया। चर्च के सदर दरवाजे की सीढ़ियों पर खड़ा होकर एक खुली फिजा में ताज़ा हवा में गहरी सांस ली। दूर खुले आसमान पर एक तारा चमक रहा था। सड़क पर चलते हुए वो किसी सस्ते होटल की तलाश में था। वो तंग और कदरे अंधेरी गलियों में आ गया। गोया दिन में बारिश नहीं हुई थी, फिर भी गलियां गीली थी, सीलन थी। इतने में हल्की फुहार पड़नी शुरू हो गई। शायद अब वो किसी और खुले बाजार की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसे किसी अखबार बेचने वाले लड़के की आवाज आई। ले लो अखबार, नारोडीनी पोलिटिका। अचानक से एक तेज चुभने वाली बू आई। इस बू से उसके हवास खमसा बेजार हो गए। वो कुछ आगे गया, उससे बू या खुशबू की वजह मालूम हुई। एक कोने में एक बुढ़िया तेज सिरके में डूबे हुए खीरे बेच रही थी। एक शख्स ने एक खीरा खरीदा, जो बुढ़िया ने कागज में लपेट कर उसे दिया। वो मरसा के करीब ही आकर खड़ा हो गया, और जूं ही इसने खीरे को दांतों से काटा, एक तेज बू का भभोका मरसा की नथनों में घुसा। उसे मतली महसूस हुई। वो अपनी नाक उंगली से दबाकर एक करीबी रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। रेस्टोरेंट में एक मौसीकार रिकॉर्डिन बजा रहा था। एक हाल में था, मध्यम सुर्ख रोशनी फैली हुई थी। लोग खाने पीने में मसरूफ थे। कोई सिर्फ चीकू स्लोवाकिया का मशहूर सब्जी झाग दारी बेरी पी रहा था। कोई मन चले कुछ खा रहे थे, कुछ बगैर पिए सिर्फ सिगरेट के धुएं उड़ा रहे थे। वो एक ऐसी मेज पर जा बैठा जिस पर सिर्फ एक अकेला आदमी बैठा था, लंबा दुबला पतला और बेफिक्री से कुर्सी पर टेक लगाए हुए, सिगरेट मुंह में लगाए, होंठों से इधर उधर घुमा रहा था। उसने मरसा की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। मरसा ने भी उसे कनखियों से देखा। उसके कान में एक सुर्ख सितारा लगा हुआ था। मरसा अपने आर्डर दिए हुए खाने से बहुत थोड़ा और बहुत उजलत में खाया। इकार्डीन की धुन अब बुलंद आवाज से बज रही थी। एक अजीब बात उसने महसूस की कि वो शिकार की निगाहें बराबर उसके चेहरे पर लगी थी। वो अनजाने तफक्कुर के साथ खड़ा होकर होटल से बाहर चला जाए। जब वो मसीकार के करीब से होकर गुजरा तो इसने जाना कि अकार्डीन बजाने वाला दरअसल नबीना था। बाहर रात ने शहर को अपनी तारीकी में ले लिया था। आसमान पर तारे चमक रहे थे। वो इलाका गालबन किसी दरिया के करीब था। हवा की नमी और पानी की आवाज से उसे ऐसे महसूस हुआ। कुछ दूर चलकर वो एक आहनी गेट के सामने खड़ा था, जिसके साथ दूर तक चार दीवारी चली गई थी, जिस पर कदीम नकूश और निगार कंधा थे। उसे पता चला कि वो शहर के इस इलाके में आ गया है जहाँ नादर लोग बसते हैं। चार दीवारी के अतराफ में यहूदियों का पुराना कब्रिस्तान था। उसे वहां खड़े हुए घबराहट का एहसास हुआ और वो वहां से तेजी से भाग खड़ा हुआ, हत्ता कि वो बगैर रुके इधर उधर से होता हुआ अपने होटल तक जा पहुंचा। उसे उल्टी सी भी महसूस हो रही थी। जैसे तैसे वो अपने कमरे में पहुंचकर बिस्तर पर गिर पड़ा। उसे बहुत गहरी नींद तारी हो गई। दूसरी सुबह उसकी अखबार बेचने वाले की आवाज से आंख खुली।
آسمان پر اب بھی بادل چھائے ہوئے تھے، مگر کبھی کبھی بادلوں کے بیچ سے سورج بھی نکلنے لگتا تھا۔ حالانکہ مرسوں کو کمزوری تھی، مگر وہ اب پہلے سے بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اس کے سامنے آج کا پورا دن پڑا تھا۔ اس طرح کی خاموش اور تنہا زندگی وہ کب تک گزارے گا؟ اس کو ہر لمحہ اب ایک عرصہ لگ رہا تھا۔ وہ کل کی طرح بلا مقصد ادھر ادھر مٹر گشتی نہیں کرے گا۔ اب وہ ایک طریقے سے ایک ہفتہ اس شہر میں گزارے گا۔ وہ آرام اور سکون کے ساتھ میز کرسی پر بیٹھ گیا اور پورے ہفتے کا پروگرام ترتیب دینے لگا۔ شہر کے تمام چرچ، میوزیم، باغات، تفریحی مقامات، بازار، ہوٹل، ریسٹورنٹ، شہر کا جدید اور پرانا حصہ، غرض یہ کہ پراگ شہر کا بھرپور جائزہ لے گا، گھومے گا، مزے لے گا، کچھ نہیں چھوڑے گا۔ وہ نئے عزم کے ساتھ ہوٹل سے باہر آیا۔ ایک کونے میں وہی نابینا اکارڈین بجانے والا شخص گردن جھکائے آلہ موسیقی بجانے میں مگن تھا۔ اگلے موڑ پر اسے وہی چبھنے والی سرکہ اور کھیرے کی بو آئی۔ وہ وہاں سے جلدی گزر گیا۔ پھر روز وہ شہر کو مختلف انداز سے دیکھتا رہا، چیک تہذیب اور انداز زندگی کو، اس کے بالکمونی سے لطف اندوز ہوا۔ ہر روز کے بعد وہ دوسرے روز شہر چھوڑنے کا سوچتا رہا۔ اس طرح اس کو پراگ میں چوتھا دن تھا۔ وہ لبے دریا گھومتا رہا۔ شہر کے ایک ویران علاقے میں اس نے ایک شخص کو، ایک زخمی شخص جو بعد میں زخم کی تاب نہ لا کر مر چکا تھا، کہ گرد غم میں پاگلوں کی طرح ناچتے دیکھا۔ پراگ کی یکسانیت سے اب اس کا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ اب وقت تھا کہ وہ یہاں سے رخصت لے لے تو بہتر تھا۔